हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करें और ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लॉ का जिसका नाम है गॉसेस लॉ। ठीक है, तो दिस इज़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट नेम्ड गॉस, वाज आल्सो अ वेरी गुड मैथमेटिशियन। तो आज हम इस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गॉसेस लॉ में एक कुछ टर्म्स हैं, उससे फेमिलियर हो लें, और वो टर्म्स है फ्लक्स। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बोलते हैं। सिंबल है इसका फाई, और इसमें स्मॉल सबस्क्रिप्ट ई डाल देते हैं क्योंकि हमारा फ्लक्स मैग्नेटिज्म में भी है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ई डाल दिए। तो फाई ई जो है वो फ्लक्स होता है, और ये मैथमेटिकल एंटिटी है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ओवर ए सरफेसेस। तो ये मेरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका यदि फ्लक्स का एक फील लेना है आप लोगों को कि वाकई में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है क्या, तो यहाँ से आप उसका फील ले सकते हैं। फ्लक्स है, मान लीजिए कोई सरफेस है और इस सरफेस से होके कोई भी एंटिटी बाहर जा रहा है। एक स्फेरिकल सरफेस है मान लेते हैं, और इससे कुछ एंटिटी इस तरीके से बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पे एरिया चूज करेंगे, इस जगह पर एक ds एक एरिया चूज करेंगे हम लोग। तो ds एरिया है, तो आप कहिएगा कि ये एरिया वेक्टर कैसे बन गया। ठीक है, तो हम इसको वेक्टर जानबूझ के डिफाइन करते हैं, और इसलिए एरिया बाय इटसेल्फ डिस्पाइट नॉट बीइंग ए वेक्टर, जब हम इसका डायरेक्शन असाइन करेंगे तो वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। तो ds वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, दिस इज आवर एरिया वेक्टर, और since area by itself is not a vector, we have to define the direction of it. So direction is along the outward normal. To a surface. तो मान लेते हैं कि ये हमारा आइसोलेटेड सरफेस काफ़ी स्मॉल है, बहुत छोटा सरफेस हम चूज़ किए हैं। तो आउटवर्ड तो इधर हो गया, और टेंजेंट इधर है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर यानी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन जो है, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ये r है, इस डायरेक्शन में मेरा ds वेक्टर हो गया। ठीक है, सो दिस इज माय ds वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल एरिया दैट वी हैव टेकन। तो इस वजह से हम ds वेक्टर को डिफाइन किए, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स का मतलब है कि जब ई वेक्टर, मान लीजिए ये ई वेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यदि इस एरिया के थ्रू पास हो रहा है, तो फिर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अभी इस केस में तो मान लीजिए कि रेडियल डायरेक्शन में ही लिए हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सरफेस है उसका ds वेक्टर ऐसे है, और फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो किसी और डायरेक्शन में हो। जरूरी नहीं है कि ds के डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस के डायरेक्शन में ही हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो दोनों के बीच में एक एंगल आता है, ठीक है, थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट इसको जब करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ E, देखिए E डॉट ds जो है, E डॉट ds, ये डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते होंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ ds टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, मॉड ऑफ E कॉस थीटा हम अलग कर लें यदि, और इसके साथ ds इसको ऐसे इंटू करके लिखें, इसको रीअरेंज कर दिया सिर्फ, तो हम पाते हैं कि E कॉस थीटा जो है
वो मेरा कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग द सरफेस डायरेक्शन, ठीक है, ई पैरेलल टू डी एस, ये कंपोनेंट इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, ठीक है ना। हम लोग कंपोनेंट तो पहले ही बता चुके हैं, हमारे पहले लेक्चर्स को यदि फॉलो किए होंगे तो कैसे कंपोनेंट लिया जाता है वेक्टर का। तो जो वेक्टर है उसको हम हाइपोटेन्यूज बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसका वन ऑफ द साइड्स इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच वी आर फाइंडिंग द कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहे हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, बट हमारा इंटरेस्ट इसमें है, इधर में है। तो जो बेस के तरफ जो होगा वो कॉस थीटा होगा, परपेंडिकुलर की तरफ साइन थीटा होगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, आप साइन और कॉस का डेफिनेशन जानते हैं, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज और साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसको इन्वोक करके आप ये निकाल सकते हैं। सो माय दिस कंपोनेंट इज ई पैरेलल, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ई पैरेलल टू डी एस इनटू डी एस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या है कि वही कंपोनेंट हम ई का लेंगे जो कि अलोंग डी एस है, और फिर हम दोनों को इंटू करेंगे, डी एस को ई के साथ इंटू करेंगे, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि मेरा फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मैथमेटिकल एंटिटी है विच वाज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन द गॉसेस लॉ, ठीक है। तो आई होप जो ये पार्ट है वो क्लियर हो गया आपका। और अभी हम लोग देखेंगे कि अब इसको गॉस ने क्या पाया, दैट इज ये तो एक फ्लक्स का डेफिनेशन है, तो फ्लक्स के टर्म्स में जो गॉसेस लॉ है वो कैसे डिफाइंड है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए क्यू चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, और इसके इर्द गिर्द में एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस r1। अब क्यू चार्ज जैसे कि जानते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, यह सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और फील्ड कैसा है, किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो फील्ड है, कूलम्स लॉ जो डिफाइन करता है फील्ड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। तो इस हिसाब से मेरा जो फ्लक्स इधर में फॉर्म होगा, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या है कि सेम, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका रेडियली जा रहा है, इस सरफेस के थ्रू जा रहा है। हम यदि एक बड़ा सरफेस ड्रॉ करते हैं ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ऑफ अ डिफरेंट रेडियस r2 विच इज r2 इज ग्रेटर देन r1, तो ऐसे केस में देखते हैं कि सेम फील्ड जो है उतना ही फील्ड हमारा इस सरफेस को भी पियर्स कर रहा है, उसके थ्रू भी उतना ही फील्ड जा रहा है। तो सम टोटल में हम क्या पाते हैं कि जब तक यहाँ पर चार्ज हम चेंज नहीं करते हैं, तब तक जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रॉसिंग द सरफेस दैट रिमेन्स द सेम। सो दिस गिव्स यू अ फील ऑफ द गॉसेस लॉ कि जब तक हम इस चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं तब तक जो फ्लक्स है थ्रू द सरफेस, वेदर इट इज स्मॉल और बिग, ठीक है, यदि क्लोज सरफेस है, एनक्लोजिंग द चार्ज यदि है, तो हम पाते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स passes through the total amount of the flux passing through the surfaces, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो सेम होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इसको फॉर्मुलेट जब करते हैं गॉसेस लॉ को मैथमेटिकल टर्म्स में, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं इस तरीके से, E डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस है। देखिए राउंड जो है ये क्लोज सरफेस बोलता है, ठीक है, इसका मतलब है कि सरफेस इज क्लोज्ड स्फीयर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कोई भी रेगुलर सरफेस हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स ए क्लोज सरफेस, तो मेरा गॉसेस थ्योरम वैलिड है। तो हमने क्या यहाँ पे जो पिछली दफ़ा जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ठीक है, जो एक फील देने की कोशिश की, उसके अनुसार क्या है कि E डॉट डी एस दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस, दिस मस्ट बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। हमने देखा था कि जितना चार्ज उसके भीतर में रहता है उससे निकलने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक
जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है। आप कोई सा भी सरफेस चूज कर लीजिए, इरेगुलर सरफेस या फिर कोई भी रेगुलर सरफेस चूज कर दे, अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट विल बी पासिंग थ्रू द सरफेस विल बी कांस्टेंट. So this is equal to Q enclosed divided by epsilon. So this part is a constant. ठीक है, कोई भी चार्ज यदि हम चूज कर लेते हैं और उसको एनक्लोज करता है वो कोई सरफेस है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ये तभी चेंज होगा जबकि हम यहाँ पर चार्ज चेंज करेंगे या फिर जो मीडियम है उसको चेंज कर दें. यहाँ पर स्पेस या एयर जो है दैट इज द मीडियम and this is the permittivity of the space or air. So as long as these two quantities are fixed, the electrostatic flux passing through any closed surface enclosing this charge will be the same. So this is the statement of the Gauss's law. तो I hope कि आपको एक फील मिल चुका होगा कि what is Gauss's theorem. ठीक है, Gauss's law, Gauss's theorem जो है वो यही कहता है. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गॉसेस लॉ का. और नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है प्रूविंग Coulomb's law from Gauss law. तो हम देखे हैं कि Coulomb's law किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है. और एट अ डिस्टेंस r from it the electrostatic field is equal to kq by r square. So this we have seen in our discussion of Coulomb's law. अब यहाँ पर एक चीज आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अब आर स्क्वायर है कि क्या है, या एक्सपोनेंट क्या है, 2 ही है या 1.999 है या फिर 2.00001 है. ये एक्यूरेसी जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं प्रूव किया जा सकता. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब समय कुछ एरर रहता है. तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो टेंड करता है उधर वो 2 की तरफ टेंड करता है. तो हम प्रिटी श्योर हैं कि ये आर स्क्वायर होगा. लेकिन जब हम गॉसेस लॉ यूज़ करेंगे तो हमको पता चलेगा इट इज़ वाई दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द indices of or the power of r is exactly equal to 2.